हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी की आज की क्लास देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कितना डीप में जा रहे हैं। डीप में जाने का मतलब ये भी नहीं है कि मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाए कि जिसको लोग रिवाइज ना कर पाएँ। बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत तरीके से पढ़ाई करेंगे। ऐसी चीज़ करेंगे कि कुछ छूटे ना हो, फालतू की चीज़ें हमारे उसमें इंक्लूड ना हो। ठीक है। ये जो पहली क्लास है सबको मिल जाएगी, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगी और ऐप वालों को भी मिल जाएगी। लेकिन सेकंड क्लास से बाकी की सारी क्लासेज केवल ऐप पे ही आपको मिलेंगी। ये केवल इसलिए कि आपको एक जानकारी लग जाए। जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको सारी ऐप में मिलती रहेंगी। जैसे ही क्लास अपलोड होगी अगले दिन आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पता ही हैं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्योग्राफी जब आपको पढ़नी है तो आप किसके बारे में पढ़ते हो? भूगोल मतलब पूरे भूमंडल के बारे में, जिसमें अंतरिक्ष वगैरह सब कुछ आ जाता है, ब्रह्मांड आ जाता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सब कुछ शामिल है। फिर जब ब्रह्मांड में आप देखते हो तो उसमें क्या आ जाता है आपका? गैलेक्सी, आकाशगंगा। गैलेक्सी अरबों तारों का समूह है। ठीक है। फिर आकाशगंगा में फिर तारा आ जाता है। तो तारा दिखते हैं तो हमारा तारा क्या? सूर्य। तो क्या आ जाएगा? सौरमंडल। जब सौर मंडल देखते हैं तो सौर मंडल में क्या है? ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सब आ जाएंगे। तो ग्रह देखेंगे, ग्रह में पृथ्वी आ जाएगी, बाकी के ग्रह देखेंगे। ऐसे चलते हुए हम लोग वन बाई वन करके सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड जानेंगे क्या है, फिर गैलेक्सी, फिर सौर मंडल, फिर तारे, फिर ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, सबके बारे में डिटेल में जाएंगे। आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, 1 घंटे के पार भी जा सकती है, क्योंकि 15 पेजेज की पीडीएफ है। इसको मैंने सोचा कि इसको पूरी तरीके से कवर कराएं। आगे की जो क्लासेज आएंगी वो 7 या 8 पेजेज की पीडीएफ रहेंगी, तो इससे आधी ही ड्यूरेशन की रहेंगी। ये टॉपिक भी आपका बहुत बड़ा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो स्टार्टिंग की 4 क्लासेज, 4 से 5 क्लासेज जिसने बहुत अच्छे से पढ़ ली और हर चीज याद कर ली, उसको पूरी ज्योग्राफी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। जब आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो फैक्ट कितने भी डाल दो, उनको याद करने के लिए आपके पास एक स्टोरी होती है। थोड़ा सा जाओ, एग्जांपल देता हूँ। कोई मूवी देखने जाते हो 3 आवर्स की, जितने भी पात्र होते हैं उसमें मुश्किल से 20 से 25 से ज्यादा पात्र होते हैं जो नाम आपको याद हो जाते हैं जब आप मूवी देख के आते हैं। यहाँ 20-25 पात्रों के नाम आप हिस्ट्री में देखोगे, आपकी 1/4 हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। 20-25 पात्र के नाम, क्या काम किया उन्होंने, कब आए, क्या किया क्या नहीं, ये याद कर लो। क्योंकि वहां क्यों याद हो जाते हैं? क्योंकि उसको बैक करने के लिए एक स्टोरी होती है। सेम चीज हम यहाँ करेंगे कि हर चीज को बैक करने के लिए एक आपके पास स्टोरी हो, एक कॉन्सेप्ट हो, फिर फैक्ट्स हो, तो आपको जल्दी याद हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जो हमारे चारों ओर विस्तृत विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है। जो विस्तृत विशाल अंतरिक्ष है ना, वो पूरा क्या है? ब्रह्मांड कहलाता है। अब आते हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत आता क्या क्या है। इसके अंतर्गत सारे पिंड, जितने भी पिंड हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी और पृथ्वी पे मौजूद एक एक चीज, सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। सारे पदार्थ तो सिर्फ पृथ्वी पे मौजूद नहीं, सारे पिंडों पे भी मौजूद, तारों पे भी जो जो चीजें मौजूद हैं। ब्रह्मांड मतलब जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब ब्रह्मांड का पार्ट है। बहुत विशाल है। अभी पता चलेगा, जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ठीक है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी? 100 अरब आकाश गंगाएं। दुनिया की जनसंख्या कितनी? 8 अरब। पूरी दुनिया की जनसंख्या। और यहाँ आकाश गंगाओं की बात हो रही, 100 अरब हैं। ठीक। तथा प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। और एक तारा पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा होता है। सूर्य लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो एक तारा ही लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी से। अब सोचो कि एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे, और 100 अरब तारों से मिलकर एक आकाश गंगा बन रही। ऐसी 100 अरब आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड का कोई और छोर नहीं है। समझे? बहुत विशाल है। मनुष्य की कल्पनाओं से परे है। मनुष्य जो जो चीजों का इन्वेंशन कर सकता है। मनुष्य ने देखा कि वो लाइट लाइट की स्पीड उसको लग गई कि सबसे ज्यादा है, 3 × 10⁻, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये है लाइट की स्पीड है। ठीक है। मनुष्य ने जान लिया कि इतनी मिल गई आपको, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड मिल गई आपको, तो क्या करोगे? कुछ भी कहीं भी पहुंच सकते हो आप। तो उन्होंने क्या संचार के साधन बना दिए। जितने भी आप फोन वगैरह करते हो, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करते हैं, जिनकी यही स्पीड होती है। तभी आप अमेरिका भी फोन लगाते हो तो अमेरिका की भी कितनी है दूरी? बहुत ज्यादा थोड़ी है।
15-20 हजार किलोमीटर, तो तुरंत जाके वहां फोन पहुंच जाता है, बात हो जाती है। क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रही लाइट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। लेकिन जब ब्रह्मांड की बात होती है ना, तो एक यहाँ से मैसेज जाता है और उसको लाखों वर्ष लग जाते हैं दूसरे तारे तक पहुंचने, इतनी दूरी पे है एक एक तारा। अब आते हैं ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयां। मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको किस चीज को करंट में पढ़ना है। जैसे ही टॉपिक जो चलेंगे, यहाँ पे जो चीज लगेगी करंट की, ये चीज देख लेना, वो आप करंट के देखते रहना साथ साथ में, तो आपका करंट भी होता जाएगा। जैसे क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है, दूरी मापने की इकाइयों से एक क्वेश्चन आपका बनता है। तो दूरी मापने की ब्रह्मांड में इकाइयां देख लेते हैं। सबसे पहली इकाई क्या है आपकी? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होती है? पृथ्वी से सौर की औसत दूरी जो है ना, क्योंकि एग्जैक्ट दूरी तो नहीं पता, तो पृथ्वी से सन की जो औसत दूरी है उसके बराबर एक खगोलीय इकाई होती है। तो औसत दूरी कितनी है? 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अप्रोक्स देखो आप तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे क्या है? सूर्य है पृथ्वी से। तो यही एक खगोलीय इकाई कितना है? 15 करोड़ के बराबर, 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर। दूसरी दूरी आती है प्रकाश वर्ष। ये थर्ड नंबर पर लिख दिया गया है, लेकिन दूसरे नंबर का है। एक जो प्रकाश होता है उसकी चाल मैंने बता दी अभी कि 3 × 10, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश इस चाल से एक वर्ष में जितनी भी दूरी चलता है वो क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी चल लेता है? 9.46 इंटू 10⁻12, इतने किलोमीटर प्रकाश दूरी चल लेता है, तो वो कहलाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन आते हैं, खगोलीय इकाई से आते हैं। सबसे बड़ी दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है आपका? पारसेक। एक पारसेक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश 3 वर्ष, 3.2 वर्ष में जितनी दूरी चलेगा वो एक पारसेक के बराबर हो। ये 3 इकाइयां, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, इसको ध्यान रखना। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस पे अलग अलग जो है खगोलवेत्ता, भूवेत्ता सब अपना अपना अनुमान लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इस पे जो सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है हम उस पर बात करेंगे, वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में किसने दी थी? बेल्जियम का एक पादरी था, जॉर्ज लेमेंटेयर। इसने ये थ्योरी दी थी 1931 में। क्या बताया था? इसने बोला कि आरंभ में केवल एक पिंड था, वो पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर सारा जितना भी द्रव्यमान या मास था ना उस पर संचित होता रहा। तो ऐसा हुआ कि इसका आयतन कम से कम हो गया और इसका जो घनत्व है वो अनंत हो गया। इतना ज्यादा कि एक अगर आप 1 इंच भार उठाओगे ना तो वो इतना ज्यादा होगा कि कई कुंटल, कई टन, इतना ज्यादा इसका भार हो गया, एक जगह सारा मास संचित हो गया। लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर गैसें वगैरह हर वो चीजें थी, मिक्सअप था। इसमें हुआ विस्फोट। जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया तो इसमें एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट से इतना खतरनाक हुआ कि दूर दूर सारी चीजें छिटक गई। इसी से सारे तारे, ग्रह वगैरह सब बने हैं। ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है। विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया, इन्होंने बोला। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है। अब ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस लेवल तो है, यूपीएससी में भी यही ज्योग्राफी आपकी। यूपीएससी क्या है? एनसीईआरटी आप 11 और 12 की पढ़ लीजिए। यूपीएससी का आप 70% ज्योग्राफी कवर है, इसमें एनसीईआरटी तो कवर है प्लस 3-4 बुकों का और सार है। दैट मीन्स यूपीएससी भी यहाँ पे कवर है। यूपीएससी में भी इससे बाहर नहीं जाएगा जो चीजें पढ़ा दी जाएंगी। अब वो इसलिए कि स्टूडेंट घबरा ना जाए, बट हम तो चीजें शॉर्ट करके क्रिप्ट करके दे रहे हैं, तो यूपीएससी में भी चीजें जो आएंगी आपकी, आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ये घटना कब घटित हुई? 13.7 अरब वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई। विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था, ऐसा इन्होंने बोला। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है कि बिग बैंग का जो विस्फोट हुआ था उसके कितने मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। अब आ जाते हैं, हमने पढ़ लिया बिग बैंग थ्योरी, निर्माण हो गया सारी चीजों का। लेकिन अब हमें जानना है कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है जिसमें हमारा सूर्य जो है वो तारा आता है और सौरमंडल आता है। तो ये आकाश गंगा है मिल्की वे। एक चीज और जान लें ब्रह्मांड के बारे में बताता हूं। आकाश गंगा, जैसे हमारी आकाश गंगा है, ये है आकाश गंगा, ठीक है। ऐसे करके इसमें तारे लगे हुए हैं। तो जो तारे हैं ना वो आकाश गंगा की परिक्रमा लगाते हैं, पूरी आकाश गंगा की। और तारों की कौन ग्रह लगाता है, ग्रहों की कौन उपग्रह लगाता है, उपग्रहों की कौन, और जो उनके क्षुद्र ग्रह हैं ये सब लगाते हैं एक दूसरे की परिक्रमा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इनका जो तारों है, बड़ा तारा है तो इसके पास मास है, तो इसका एक गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण होता है तो गुरुत्वाकर्षण इसको अपनी ओर खींचता है और कक्षा से इसको बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए यहीं पे ही परिक्रमा लगाता रहता है। ऐसे चलता है, सब एक दूसरे की परिक्रमा लगाते हैं।
मिल्की वे आकाशगंगा क्या है? तारों का ऐसा समूह जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण परस्पर बंधे हुए हैं। इसी मिल्की वे आकाशगंगा में ही हमारा क्या सौरमंडल है। इसका आकार क्या है? सर्पिलाकार है, सर्प के आकार की। पृथ्वी सूर्य सभी इसका चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य जितने ग्रह उपग्रह हैं सब इसका चक्कर लगाते हैं मिल्की वे। बस इतना ही जानना था कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। आगे चलते हैं, तारे देखते हैं। तारे क्या होते हैं? पहली चीज तो तारों के बनने का एक जान लो कि तारे बनते कैसे हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि तारे बनते कैसे हैं तो आगे तारों के बारे में सब कुछ जान जाओगे। ठीक। तो ये बोला गया कि ये जो भी अलग हुए, विस्फोट हुए, तो उनके पास अपनी खुद से ऊर्जा तो कुछ थी नहीं। तो आरंभ में क्या होता है? धूल और गैसों के बादल ही होते हैं। एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में धूल होती है और गैस होती है। गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। 70% हाइड्रोजन होती है, 28% हीलियम होती है, 1.5% कार्बन होती है, नाइट्रोजन, नियोन। ये सब मिला के आपके कितने? 1.5% ही है, कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन। 0.5% आपका क्या होता है? लौह। ये सब कहाँ? इन बादलों में रहता है। इसमें क्या होगा? धीमे धीमे इनका आपस में एक गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित करेंगे तो ये आपस में टकराएंगे। तो जो आरंभ में इनका -273 के आसपास तापमान रहता है, -273, -173, ये तापमान क्या होगा? धीमे धीमे बढ़ना शुरू होगा जब इनमें टकराएंगे। तापमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक तापमान 100 के ऊपर पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा, इनमें अभिक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। क्रियाएं शुरू होंगी, तापमान और बढ़ेगा। इसके बाद इनका जो संलयन, नाभिकीय संलयन होता है वो शुरू हो जाएगा। नाभिकीय संलयन शुरू होता है तो हाइड्रोजन किसमें? हीलियम में बदलने लगे। एक 4 जो आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक हीलियम बनाएंगे। और इससे क्या होता है? नाभिकीय संलयन क्या है? हाइड्रोजन बम। अगर किसी ने पढ़ा हो हाइड्रोजन बम क्या होता है, तो परमाणु बम से हजारों गुना मजबूत होता है हाइड्रोजन बम। तो इससे बहुत अपार ऊर्जा निकलेगी और क्या? प्रकाश निकलेगा, और यहां से ये तारा बन जाएगा, पूरा खुद का प्रकाश हो जाएगा। तो आरंभ में इसे प्रोटोस्टार बोलते हैं, जब इसके पास प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है। आगे चल के क्या है? ये प्रक्रिया सारी होती है तो ये तारा बन जाता है। अब तारा बनने की आपको प्रक्रिया पता चल गई है, तो आगे चलते हैं। तारे क्या है? ऐसे खगोलीय पिंड जो निरंतर ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह हाइड्रोजन, हीलियम तथा धूल के विशालकाय बादलों से बने होते हैं। ठीक है। 70% इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, 28% हीलियम होती है, और ये सारी चीजें बता चुकी कि 1.5% आपका कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, ये सब होते हैं। ठीक। अब जब ये तारा बन गया, आगे चल के इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि इसके अलग अलग, देखो तारा बन गया, एक बार ऊष्मा आ गई, उसके पास प्रकाश आ गया, तो वो क्या करेगा? बराबर चमकता रहेगा जब तक उसके पास हाइड्रोजन होगी। जब पूरी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी तो फिर क्या है? तारा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। सूर्य का भी अंतिम चरण आएगा 5000 वर्ष बाद। ठीक है। तो अंतिम चरण में जब तारा प्रवेश कर जाएगा, इसके बाद क्या होगा? इसके अलग अलग रूप आएंगे कि रेड जाइंट बनेगा, कि सुपरनोवा बनेगा, कि नाइट्रॉन बनेगा, कि ब्लैक होल का नाम सुना होगा कि ब्लैक होल बनेगा। सब कुछ आज समझ जाओगे, बस ध्यान से सुनना और समझना। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ज्योग्राफी शुरू हो रही है, इससे आगे की चीजें जुड़ी हुई होंगी। तो ये समझ में आ गया तो आगे की चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब जब तारा प्रकाश देने लगा, तो हर तारा तो एक जैसा प्रकाश देगा नहीं, सबका आकार अलग अलग है, सबके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा अलग अलग है। तो रंग के आधार पर तारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लाल रंग। तो लाल रंग जब आग जलती है, देखते हो लाल वगैरह रंग आ जाए, दैट मीन तापमान कम हो गया, तो ये निम्न तापमान के होते हैं। श्वेत रंग होता है तो इनका पृष्ठ ताप उच्च होता है, लेकिन उतना उच्च नहीं होता है, सर्वाधिक उच्च नहीं, ये मध्यम टाइप के हैं। जो नीले रंग के तारे होते हैं वो अत्यधिक उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे होते हैं। इनका तापमान इतना अधिक होता है कि इनका कलर नीला दिखाई देता है। अब सभी तारों में नाभिकीय संलयन होता है। जो होता है ना, तारे देखो स्थिर रहते हैं, पहली चीज तो तारे स्थिर रहते हैं। तारे मिल्की वे आकाशगंगा का परिक्रमा तो लगा रहे हैं, बट वो अपनी जगह उस जगह स्थिर हैं। ठीक है। तो तारे स्थिर हैं। तारों को की परिक्रमा कौन लगा रहा है? ग्रह। ग्रहों की परिक्रमा कौन लगा रहा है? उपग्रह। तो जब ग्रह परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए तारे हमको क्या है? चलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक। हाइड्रोजन परमाणु, इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में बदलता रहता है। तो हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम में बदलेगा, यही नाभिकीय संलयन का वो है, क्रिया है। इसमें नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 2 परमाणु जुड़ते हैं। ठीक है। तो कई हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम बनाते हैं। नाभिकीय विखंडन जो होता है उसमें परमाणु क्या टूटता है,
तो लेकिन विखंडन परमाणु बम वाली चीज है, जो परमाणु बम बनता है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन बम बनता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। अब आते हैं अगला फैक्ट देखते हैं। दूसरा तारा, एक तो सूर्य हमारा सबसे नजदीक है, लेकिन एक तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगर पूछा जाए कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो वो यही है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसका जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 4.22 प्रकाश वर्ष, इतनी दूरी पे है। दूसरे फिर तीसरे नंबर का सबसे पास का तारा, एक तो हो गया सूर्य सबसे पास, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा है अल्फा सेंटोरी। ये कितना है, 4.3 प्रकाश वर्ष। तो ऐसा भी कभी कभार फैक्ट पूछते हैं, अंदर से पूछते हैं, देखो आजकल, ठीक है, आजकल जीएस का कोई भरोसा नहीं। जो वीडियो का एग्जाम हुआ आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं जो व्यक्ति ना कर पाए, तो आपको सब चीजें पढ़ के रखनी चाहिए। अब तारों में कि ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जब हम तारों को देखोगे तो सभी तारों को हम देखेंगे पृथ्वी पे, तो क्या पृथ्वी कैसे कर रही है परिक्रमा, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा लगा रही है। तो तारे हमें कहां से कहां तक दिखाई देंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, केवल ध्रुव तारा छोड़ दो तो। अब तारे के निर्माण के चरण देख लेते हैं कि तारे का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से चरण में प्रवेश करता है। सबसे पहले प्रोटोस्टार होता है, जो मैंने बताया कि -173 डिग्री सेल्सियस तापमान से 107 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इसका पहुंच जाता है। कैसे, गैसों और धूल के बादलों में संकुचन होता है, संकुचन होता है तो आपस में टकराते हैं, टकराने से धीमे धीमे तापमान बढ़ता है। फिर क्या होगा, जब तापमान इतना हो जाएगा, 4 छोटे हाइड्रोजन संलयित होकर एक बड़ा हीलियम नाभिक बनाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन शुरू, तो चमक मिल जाएगी और ऊष्मा मिल जाएगी इनको। अब ये तारा जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, बराबर नाभिकीय संलयन होगा, इसका तापमान एक क्रिया चलती रहेगी, साथ में तापमान ऊष्मा देता रहेगा, जैसा कि सूर्य हमें लगातार दे रहा है, इसमें नाभिकीय संलयन बराबर चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन तारा जब अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा तो क्या बनता है, रेड जायंट तारा। ये क्या होता है, जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, कहाँ, उसके तारे के क्रोड में, जो इसका क्रोड होता है, यहाँ पे संपूर्ण हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में परिवर्तित हो गई। तो क्या होगा, इसके क्रोड में संलयन बंद हो जाएगा। संलयन जब इसका बंद हो जाएगा और इसके जो बाहरी भाग है वहां पे बनी है, वहां पे अभी क्या है, हाइड्रोजन शेष है, तो वहां पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स यहाँ पे नाभिकीय संलयन चल रहा है किनारों पे, अंदर बंद हो गया। तो तारे को अपने आप में संतुलन बनाना है, तो तारा अपने संतुलन बनाने हेतु बाह्य आवरण का प्रसार कर लेता है और बहुत बड़ा, इसका आकार बहुत विशालकाय हो जाएगा। तो विशालकाय आकार वाले को हम क्या बोलते हैं, जायंट, और कलर इसका रेड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेड जायंट तारा। तो बड़ा आकार तथा लाल रंग की वजह से इसको क्या बोला जाता है, रेड जायंट तारा। फिर इसका रेड जायंट का अगला चरण क्या आता है कि यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के बराबर है, ठीक है, तो यह श्वेत वामन तारा बन जाता है। एक छोटा सा तारे में परिवर्तित होकर श्वेत वामन तारा बन जाता है ये, अगर तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के बराबर है, दैट मीन्स 1.44। सूर्य का जो द्रव्यमान है, अभी एक आगे चल के आएगा, ठीक है, आगे चल के बताएंगे। चंद्रशेखर लिमिट जो है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर करके भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये लिमिट बताई थी, तो इसके लिए इनको क्या, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि अगर तारे का द्रव्यमान क्या है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 के बराबर है, तो श्वेत वामन तारा बनेगा। अगर इस द्रव्यमान से अधिक है तो वो सुपरनोवा तारे के रूप में उसमें एक विस्फोट होगा, और विस्फोट के बाद 2 टाइप के तारे बनेंगे, या तो वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या ब्लैक होल तारा बनेगा। दैट मीन्स रेड जायंट जो तारा है, उस जब वो रेड जायंट चरण में प्रवेश करेगा तो हम देखेंगे उसका द्रव्यमान कितना है। अगर सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.44 करो, इससे कम या इसके बराबर है, तो क्या करेगा, ये श्वेत वामन तारा बन के यहाँ पे इसकी स्थिति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, जिसको बोला जाएगा सुपरनोवा विस्फोट। और विस्फोट होने के बाद 2 स्थिति बनेगी, या तो ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा या क्या, ब्लैक होल बनेगा। तो जो ब्लैक होल पढ़ा है ना आपने, वो यहां से आता है, ठीक। चंद्रशेखर लिमिट जो मैंने बता दी 1.44 गुना होती है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्होंने दी थी। अब ब्लैक होल क्या होते हैं वो जान लो। जब विशालकाय पिंड स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से, देखो कोई पिंड होता है, ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसमें विस्फोट हो गया, ब्लैक होल बन गया, तो ये इसका गुरुत्वाकर्षण से ये संकुचित होना शुरू हो जाएगा। संकुचित होना शुरू हो जाएगा तो पता चले इतनी बड़ी चीज है, इतनी छोटी चीज में ये परिवर्तित हो गया, सारा मास एक जगह संकुचित हो गया। तो जितना मास जितनी कम जगह पे संकुचित होगा, चुंबक देखी होगी आपने,
वो क्या करेगा, बाहरी चीजों को आकर्षण करने की उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। फिर ये धीमे धीमे और भी चीजें आकर्षित करेगा, तो इसका अपने आप क्या हो जाएगा, संकुचन भी बढ़ेगा, साथ में इसका आकार भी बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसकी शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि अपने पास से किसी भी चीज को वापस नहीं जाने देता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी नहीं जाने देता, इसलिए ये दिखाई नहीं देता। बस यही है ब्लैक होल, कि जब विशालकाय पिंड स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से संकुचित होकर काफी छोटा बन जाता है तथा अत्यधिक द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक द्रव्यमान क्या होता है, एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा ही ब्लैक होल में परिवर्तित होता है। तो जो मैंने बोला दो चरण होते हैं, या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा विस्फोट के बाद, या ब्लैक होल। तो जो न्यूट्रॉन तारा ही होता है वो आगे चल के ब्लैक होल में बदल जाता है। जो ब्लैक होल होता है उसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह अपनी सतह से किसी भी चीज का पलायन नहीं करने देता, यहाँ तक कि प्रकाश का भी नहीं, इसलिए कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन हाल ही में एक दूरबीन थी, उसने ब्लैक होल की एक तस्वीर ली थी, पहली बार वो तस्वीर आई थी। ठीक है, और उस तस्वीर ने बताया था कि ब्लैक होल ऐसा दिखता है, फिर भी उसमें ज्यादा क्लियर चीजें नहीं थी। मेन चीज है, ऐसी चीज है कि ये चीज आपकी ब्रह्मांड में घूम रही है, अब आप इसके आसपास से गुजरे, आपको दिख तो रही नहीं, आपको खींच लेगी, काम खत्म। ऐसी चीज है ये ब्लैक होल। सौर मंडल देख लेते हैं। अब आ जाते हैं, देखो तारे देख लिए हमने, तारे के सारे चरण देख लिए। अब उन तारे में से एक तारा है सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही हमको लेना देना है, तो पहले हम सौर मंडल देखेंगे। सौर मंडल में क्या क्या है, फिर एक एक ग्रह के बारे में, पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सौर मंडल में क्या क्या आता है, आपका सूर्य आता है, उसके 8 ग्रह आते हैं, उन ग्रहों के अपने उपग्रह होते हैं वो भी आते हैं, हजारों क्षुद्र ग्रह हैं वो आएंगे, धूमकेतु आएगा, उल्का आएंगे, उल्का पिंड आएंगे। जब उल्का ऊपर रहेगा पृथ्वी के वायुमंडल में जल के राख हो जाएगा उल्का, तो उल्का कहलाता है। लेकिन अगर वो जल के कुछ हिस्सा बच के पृथ्वी पे गिर गया तो वो उल्का पिंड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, इनसे मिलके क्या बना होता है आपका सौरमंडल। आगे आते हैं, सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये जितने भी हैं सौरमंडल में, चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, ये जैसे उपग्रह है तो उपग्रह पृथ्वी की तो परिक्रमा कर ही रहा है, वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है। तो जितनी भी चीजें इसमें हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी सूर्य से ही निर्मित है। जो भी चीजें हैं वो सूर्य से ही निर्मित है, सूर्य का ही टूटा हुआ भाग है। ठीक है, तथा सूर्य के द्वारा ही सब प्रकाशित है, किसी भी सूर्य के अलावा किसी भी ग्रह उपग्रह का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही हमें दिखाई देते हैं। आगे चल के जब मैं बताऊंगा आपको कि ग्रहण क्या होता है, ग्रहण वो स्थिति होती है जब सूर्य के प्रकाश को रोक देता है आने से। अगर पृथ्वी है तो सूर्य ग्रहण लगा है तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा पृथ्वी और सूर्य के, तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं ग्रहण। ठीक है, अब आते हैं सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अगर ऐसे देखो तो 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, कहीं कहीं 8.23 मिनट्स भी लिखा रहता है, इसको देख लेना। अगर और ज्यादा उसमें दिया है आपका दशमलव में तो आप 8.23 करके आना, क्योंकि बीपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन आया था 8.2 था, उसमें 8.3 8.4 लोगों ने 8.2 लगाया था, पहले बीपीएससी ने 8.2 माना था, बाद में लोगों ने क्लेम किया तो उसको ई कर दिया था। ई ऑप्शन क्या होता है बीपीएससी में, कि दो या दो से अधिक या इनमें से कोई नहीं, दैट मीन्स जिनका सही था वो गलत हो गया था। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, दैट मीन्स 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल। केंद्रीय भाग का तापमान, सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, केंद्रीय भाग का तापमान से आता है, प्रकाश की चाल से आता है, सूर्य को ये तापमान पहुंचने में सूर्य की दूरी, हर एक फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक एक फैक्ट याद कर लेना। ठीक है, बाहरी सतह का, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं, सूर्य की प्रकाशमान सतह को क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल के किनारे दिखाई नहीं देते जिन्हें वर्णमंडल कहते हैं। तो प्रकाश मंडल के वो किनारे जो दिखाई नहीं देते हैं वो वर्णमंडल कहलाते हैं, और सूर्य की प्रकाशमान सतह, जो सतह प्रकाशित हो रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। इसको ध्यान रखना, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रकाश मंडल किसे बोलते हैं और वर्णमंडल किसे बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका प्रकाशित भाग। तो प्रकाशित भाग भी अपने आप में एक बाहरी भाग है,
फिर उनके किनारों की बात हो गई, लेकिन इनका ये सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का बाह्यतम भाग कोरोना कहलाता है। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो बीमारी आई थी, कोरोना क्रीट या कोरोना ऐसे करके इसको बोला जाता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय, ये जो कोरोना होती है केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। और इससे क्या होता है, एक्स रे उत्सर्जित होती है। इसलिए सूर्य ग्रहण जब होता है ना, सूर्य को नंगी आंखों से देखना क्यों वर्जित होता है या बाहर निकलना क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक्स रे उत्सर्जित हो रही होती है। तो इसको हम लोगों ने किससे जोड़ दिया? अपनी धार्मिक प्रथाओं से भी जोड़ दिया। लेकिन मेन चीज क्या है, आप देखो साइंटिफिकली देखो तो क्या होता है, बाहर निकलने से एक्स रे से खतरा होता है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होगा उस टाइम पे क्या है, एक्स रे ज्यादा उत्सर्जित होते हैं, इसलिए बाहर जाना मना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टर्म आता है सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर। ये क्या होती है? कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान, जो सूर्य का प्रकाश मंडल है, जो भाग प्रकाशित हो रहा है, तो इससे क्या होगा, एक परमाणुओं का एक तूफान आएगा। प्रकाशित परमाणु जो है, जो प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है, कोयला होता है, जलता है भट्टी, कभी कभी देखते हो एकदम चिंगारी सी निकल जाती है, सेम चीज है। तो परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को ये पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। बस इतना ही है सौर ज्वाला। अब ये सौर ज्वाला हमें दिखाई देती है, ठीक है, तो कहाँ दिखाई देती है वो देखो, कि अरोरा ऑस्ट्रेसिस और अरोरा बोरियालिस, ये दो टर्म्स आते हैं आपके, जो भी यूपीपीसीएस दे रहे हैं उनको पता होगा, आरओ भी दे रहे हैं, तो आपको इतनी डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा कि आपको सारी जानकारी हो। ठीक है, तो अरोरा ऑस्ट्रेसिस और अरोरा बोरियालिस जो होती है आपकी, वो यहीं से निकलती है, जो आपका सौर ज्वाला है। जब ये कहाँ, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचेगी, तो जब सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसे आप इंद्रधनुष भी देखे हो ना, इंद्रधनुष बनता है वो इसी से बनता है। जब सौर ज्वाला आती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी, तो अलग अलग कणों में उसके जितने भी रंग हैं, विबग्योर वाले 7 रंग हैं, उनमें क्या हो जाएगी, वो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे इस घटना को क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस। बस ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव पे क्या बोलेंगे, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पे क्या बोलेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेसिस। जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट बोलते जाऊं समझ लेना, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं और एकदम बनते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है आपका सौर कलंक। ये क्या होता है, इसी से ही रिलेटेड है, जहां से सौर ज्वाला निकलती है। अब ये है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल से यहाँ से सौर ज्वाला निकली, ठीक है, यहाँ से जब चीजें, तो कभी देखी हो ना कोयला, वही कोयला वाली भट्टी याद करो, जहां से कोयला या कोयला के कुछ कण या चिंगारियां निकल जाए, वहां पे हल्का सा बाद में क्या धीमा हो जाता है जलना, और तापमान भी कम लगता है, ये लगता है ये अंधेरा है। सेम यहाँ पे होगा कि सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे से दिखाई देते हैं, काले धब्बे दिखाई देंगे, इन्हें ही क्या सौर कलंक कहते हैं। इनका तापमान क्या होता है, अपेक्षाकृत निम्न होता है, कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस। सौर कलंक, अब सौर कलंक का मैन है यहाँ पे रोल, प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो मैग्नेटिक विकिरण है, रेडिएशन, वो क्या है, ये उत्सर्जित कर देंगे प्रबल, इनसे क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आप फोन वगैरह लगाते हो, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, टीवी वगैरह, जो डिस्क वगैरह आपकी चलती है ना, डिश टीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, इनको प्रभावित कर सकता है ये जो आपका प्रबल चुंबकीय विकिरण है, इसलिए ये सौर कलंक थोड़ा खतरनाक होता है। सौर तूफान देख लेते हैं। यहाँ तक कि पहले सौर कलंक है 10-12 साल में एक बार, अब इसकी भी तीव्रता बढ़ गई, यहाँ तक कि इसका रोल ग्लोबल वार्मिंग में भी दिखाई देता है। प्रूफ इसके लिए वो नहीं है, बट इस पर रिसर्च चल रहा है कि जो सौर कलंक है वो ग्लोबल वार्मिंग में भी अब इनकी बारंबारता बढ़ गई, योगदान दे रहे हैं। ठीक है, सौर तूफान देखते हैं। सौर तूफान क्या होता है, सूर्य अपनी संलयन अपक्रियाओं के कारण, सूर्य के अंदर संलयन, नाभिकीय संलयन हो रहा है, मैंने बताया, हाइड्रोजन किस में, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, के कारण सशक्त आवेशित किरणों तथा विकिरणों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह करता है। मतलब सूर्य के अंदर जो हो रहा है नाभिकीय संलयन, उससे क्या होगा, किरण विकिरण वगैरह प्रवाह कर रहा है, और यह घटना पृथ्वी पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचारों को बाधित करती है, और इन्हीं चीजों को क्या बोला जाए, सौर तूफान, कि जब वो रेडिएशन के रूप में भर भर के विकिरण यहाँ पे भेज रहा है, तो वही वो क्या हो गया आपका सौर तूफान, और यह घटना भी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक संचारों को बाधित कर सकती है। अब इंडिया का मिशन बताते हैं। इंडिया ने मिशन घोषित किया था आज से 5 ईयर्स पहले, आदित्य L1। इसमें क्या बोला था इन्होंने
कि हम अपना एक यान भेजेंगे जो L1 लैग्रांजी बिंदु होता है। लैग्रांजी बिंदु ऐसा बिंदु होता है जिसमें चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित होते हैं। ऐसे पूरे अंतरिक्ष में ऐसे 5 बिंदु हैं, ठीक है, लैग्रांजी बिंदु। यहाँ पे अगर कोई चीज पहुंच गई तो वो सूर्य को बिना सूर्य ग्रहण के देखता रहेगा। दैट मीन्स कि चंद्रमा बीच में कभी नहीं आएगा, सूर्य को लगातार देख सकता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे ना हो। इसके लिए सूर्य ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। ये 5 बिंदु ही केवल ऐसे हैं। भारत ने बोला कि हम अपना एक मिशन भेजेंगे और यहाँ पे लैग्रांजी बिंदु जो L1 है वहां पे हम अपना क्या है इसको लगा देंगे, L1 को, आदित्य को, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण के समय जो कोरोना है जिससे एक्स-रे उत्सर्जित हो रही इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर तो उस टाइम दिखाई नहीं देता है। तो इस बिंदु से हम पूरा अध्ययन कर सकते हैं। ये मिशन है, अभी तक डिले होता जा रहा है, शायद एक या 1.5 साल के अंदर इसको भेजा जाएगा। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन है, लैग्रांजी बिंदु पर प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक। इस बिंदु से बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। 1.5 मिलियन किलोमीटर पे इसकी जो डिस्टेंस है L1 की वो कितनी है, 1.5 मिलियन किलोमीटर पे है। टोटल 5 लैग्रांजी बिंदु हैं पूरे अंतरिक्ष में, ठीक है। एक लैग्रांजी बिंदु शायद L2 पे अमेरिका ने अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा दिया है, ठीक है, आगे चल के आएगा। ग्रह अब आते हैं, सूर्य हमने देख लिया, अब ग्रह देख लेते हैं। हर एक पॉइंट जो बता रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं किसी या किसी पॉइंट से आ जाएंगे। एक टॉपिक इसलिए इतना मैंने अच्छे से विस्तार से करा रहा हूँ कि हर जगह से क्वेश्चन बनते हो आपके, अब कहीं से भी क्वेश्चन आए छूटने नहीं चाहिए। ऐसे ही करके 26 या 27 टॉपिक में जो हमने सारी चीज़ें डिवाइड की हैं उसमें जो जो चीज़ें होंगी एक बार आपने कवर कर ली, फिर ज्योग्राफी से कभी भी कहीं से क्वेश्चन आए ना किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत है ना किसी और जगह। जितनी बुक यूपीएससी भी देने जाओगे ना तो भी जरूरत नहीं होगी, सिर्फ करंट पढ़ लेना सारी चीज़ों का और ये पढ़ लेना, इसको बार बार रिवाइज कर लेना। अब देख लेते हैं ग्रह क्या होता है। ठोस खगोलीय पिंड जो तारों की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं। एक तो लोगों को लगता है कि गोलाकार कक्षा में करते हैं, नहीं करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाली दूरी कम होती है, ये वाली दूरी क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है, और गोलाकार में क्या होती है सारी दूरियां बराबर होती हैं। तो ये ध्यान रखना, या इसको अंडाकार कक्षा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बता चुका हूं पहले। 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण। ये क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं और बाकी ग्रह क्या पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, ठीक है। इतना है, सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करेंगे, सूर्य की ही करेंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंतरराष्ट्रीय यूनिट है ये खगोलीय महासंघ की। इसने क्या किया, यूनियन ने इसने क्या किया, 2006 में इनकी एक बैठक हुई। इनकी बैठक होगी, ये क्या बोलेंगे कि प्लूटो ग्रह जो है इसमें जो तारे बनने की कुछ शर्तें होती हैं कि किसी ग्रह को तारा नहीं, ग्रह बोला जाए, तारा नहीं, किसी ग्रह को पूर्ण ग्रह बोला जाए उसकी कुछ शर्तें हैं। प्लूटो उसको पूरा नहीं कर रहा था। एक शर्त तो यह है कि इसका द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि इसका आकार गोल बना रहे, गोल तो इसका है। दूसरा था कि अगर इसका जो पाथ है ना वो क्लियर होना चाहिए, किसी दूसरा तारे का क्षुद्र ग्रह इसके पाथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज इसकी रूल तोड़ रहा था जो प्लूटो था, इसका पाथ क्लियर नहीं था, तो इसको क्या है पूर्ण ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया गया और इसको क्या है बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। इसलिए अब हमारे टोटल ग्रह कितने हैं, 8। 8 ग्रहों में देख लेते हैं कौन कौन से। 4 ग्रह को बोला जाता है पार्थिव या स्थलीय ग्रह, और 4 ग्रह को बोला जाता है जॉबियन या बाह्य ग्रह, ठीक। ये क्वेश्चन अभी आपका वीडियो एग्जाम में आया था इनमें, और हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आया था कि इनमें से पार्थिव ग्रह कौन सा, इनमें से जॉबियन ग्रह कौन सा, ये आपको जानना है, ठीक। तो पार्थिव ग्रह वो है जो संरचना में, आकार आकृति में और चीजों में पृथ्वी के क्या है समान है, ठीक, पृथ्वी के समान है, तो उनको क्या बोला गया पार्थिव ग्रह या स्थलीय ग्रह, ठीक। तो वो कौन कौन से 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल तक ही है ये, और मंगल के बाद सारे क्या है बृहस्पति के समान है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है जोबियन, जोबियन ग्रह, उनकी संरचना अलग है, ठीक। मंगल की कक्षा से बाहर स्थित ग्रह जॉबियन या गैसीय ग्रह कहलाते हैं, तो ये भी 4 है। अब एक एक करके ग्रह देख लेते हैं, सबकी एक विशेषताएं जो जो होती हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं देखते चलते हैं। बुध ग्रह, बुध के बारे में पता होना चाहिए, सूर्य का सबसे नजदीकी है ना, सूर्य है यहाँ पे, सन है, अगर ऐसे ले लो तो यहाँ सबसे पहले क्या बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण।
इस तरीके से ये इसी लाइन में, ऐसा नहीं कि बगल में आ गए, ऐसे करके लाइन चल रही है आगे, ठीक है। ऐसे करके ये ग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, ये दूरी मैंने बता दी, ठीक। बुध सबसे छोटा है, सबसे पास में, इसका खुद का कोई उपग्रह नहीं है, सबसे कम समय में ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है। दैट मीन्स इसकी गति, परिक्रमण गति क्या है, सर्वाधिक है बुध की। और परिभ्रमण जानते हो क्या होता है? परिभ्रमण वो होता है जो अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। तो अगर परिभ्रमण गति देखोगे तो आप बृहस्पति की है। बृहस्पति अपनी धुरी पे एक चक्कर सिर्फ 12 घंटे में पूरा कर लेता है। तो सबसे ज्यादा गति किसकी? बृहस्पति की, परिभ्रमण वाली, धुरी पे घूमने वाली। और परिक्रमण गति वो होती है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, वो वाली गति, वो सबसे ज्यादा किसकी है? बुध की है। सबसे ज्यादा तापांतर यहीं पे है, बुध पे। तो दैट मीन सूर्य के पास में तो है, लेकिन दिन में ये क्या है, दिन में इसका तापमान पहुंच जाता है 400 के ऊपर, 400 डिग्री सेल्सियस, और रात में -170 के आसपास पहुंच जाता है। बस ये है कहानी। तो तापांतर अगर देखो -170 से 423, शायद 173 से, ऐसा कुछ है। तो टोटल 600 डिग्री सेल्सियस का आपका क्या होता है? तापांतर हो जाता है यहाँ पे। तो अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक तापांतर कहाँ है, तो आपका कहाँ पे? बुध पे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध नहीं है, फिर ध्यान रखना, क्योंकि बुध पे गर्मी भी है और ठंडक भी है, जमाने वाली ठंडक भी है। अगला आते हैं, शुक्र देख लेते हैं, इसका क्या है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह यही है, मतलब मंगल पृथ्वी का निकटतम ग्रह नहीं है, शुद्ध है, शुक्र है, ठीक है। सबसे चमकीला यही है, और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, जो मैंने बोला था। सबसे गर्म ग्रह क्यों है? एक तो यहाँ पे CO2 भारी मात्रा में, तो CO2 वैसे ही आपका क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। इसको सांझ या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये शाम में भी दिखाई देता है और सुबह में दिखाई देता है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है ना, जो मैंने बताया था। पृथ्वी की बहन ग्रह, पृथ्वी की भगनी, बहन, सिस्टर ग्रह जिसको बोला जाता है ना, वो इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका घनत्व क्यों बोला जाता है? घनत्व, आकार और व्यास सब पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसरो यहाँ पे भी शुक्रयान भेज रहा है। अब आपको काम क्या करना है, जो मैंने बोला था, करंट में आपको जिसके जो भी मिशन हैं ग्रहों से रिलेटेड, शुक्र पे भी बहुत सारे लोगों के, कैसनी रोवर आया था नासा का, है ना। तो आपको शुक्रयान, ये सारी चीजें देखनी है कि शुक्र पे किस किस के मिशन है। मंगल पे इनसाइट हो गया, क्यूरोसिटी रोवर हो गया, अपना भी मंगलयान था। तो नासा, इसरो, यूरोपियन एजेंसी, जिसके भी जिस ग्रह के लिए जो मिशन चल रहे हैं, सूर्य के लिए चल रहे हैं, वो सारे लेटेस्ट आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। चंद्रमा के लिए इसका क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। कैसनी मिशन आपका शनि के लिए था, शुक्र के लिए नहीं था। कोई उपग्रह नहीं है इसका, ठीक। इसरो का शुक्रयान मिशन जो मैंने अभी बताया। तो दो, बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अब आते हैं मंगल, लाल ग्रह इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में है, इस वजह से ये लाल दिखाई देता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो बुध शुक्र की कोई भी नहीं है, पृथ्वी का एक है और मंगल के दो हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया इसका नाम है, जो कि एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यहीं पे है, मंगल पे, और सबसे बड़ा पर्वत भी है। और पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है, जो यहाँ पे है ना, निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया याद रखना, और ओलिपस मैसी याद रखना, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है, तो मंगल पे है, ठीक है। अब आ जाते हैं बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। जो मैंने बोला धुरी पे, इसकी परिभ्रमण गति इसकी कम है, भ्रमण की बात कर रहे हैं, ठीक है। भ्रमण और क्रमण में अंतर समझो। परिक्रमण हो जहां पे, वो क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा वाली। परिभ्रमण हो अपनी धुरी पे, ठीक है। तो भ्रमण गति किसकी है? बृहस्पति की सबसे ज्यादा है। सबसे कम समय 10 घंटे में, वहां मैं 12 बोल रहा था, 12 से भी कम, 10 घंटे में ये क्या है, चक्कर लगा लेता है, ठीक है। इसका उपग्रह क्या है? ज्ञानीमीड नामक इसका उपग्रह है, और ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। जितने भी उपग्रहों की बात हो रही है, अगर पूछा जाए कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड है, जो कि बृहस्पति का है। दूसरे नंबर पे शनि का मिलेगा टाइटन, जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बृहस्पति पे कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वो जान लो, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एक होता है ग्रेट रेड स्पॉट,
किसे बोलते हैं? बृहस्पति के वायुमंडल में एक विशाल चक्राकार एवं स्थायी तूफान तूफान आता है, ठीक है। बृहस्पति का जो वायुमंडल है वहां पे क्या है, एक चक्राकार, जिसको बोलते हैं ना चक्रवात खासतौर से, तो विशाल चक्राकार स्थायी तूफान बना रहता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? ग्रेट रेड स्पॉट बोला जाता है। एक होता है स्टिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला। चाइना भी ये टेक्निक इंडिया को घेरने के लिए लगाता है, स्टिंग ऑफ पर्ल। है क्या एग्जैक्टली ये? तो बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घूमने वाला विशाल तूफान, दोनों तूफान है। स्टिंग ऑफ पर्ल भी तूफान है, ग्रेट रेड स्पॉट भी तूफान है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि ये क्या है, तो पूछा जाता है। तो ये स्थायी तूफान है और ये वाला क्या है? ये तूफान आते जाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शनि, अगला ग्रह देख लेते हैं शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। कुल 7 वलय हैं इसके, जो इसके चारों ओर हैं। अभी वलयों की संख्या अगर नई बढ़ गई होगी तो एक बार इसको देख लेना, अपडेट कर लिया करो जो चीज़ करंट हो, क्योंकि जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स होते हैं यूपीएससी लेवल के, यूपीपीसीएस लेवल के, कभी कभी क्या होता है ये अपडेटेड नहीं होते। अब हम छोटी चीज़ों के लिए अपडेटेड चीज़ें वो होती हैं जो छोटे वन लाइनर्स वाले होते हैं, ये तुरंत अपडेट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, राइटर लिख देता है, बड़ा वाला राइटर। तो जब आपको मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें चाहिए होती हैं तो कभी कभी फैक्चुअल चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ती हैं। आगे आ जाते हैं। एकमात्र उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है, यही है कौन? शनि। ध्यान रखना, पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल किसका है? शनि का। सबसे बड़ा उपग्रह इसका शनि का कौन सा? टाइटन है, और पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है ये, ठीक है, ज्ञानीमेड के बाद। इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से कम है। ये ध्यान रखो, शनि का घनत्व जो है ना सारे ग्रहों से और जल से कम है। दैट मीन्स अगर जल भरा पड़ा है और शनि को उसमें डाल दोगे तो शनि उसमें पूरा उपग्रह क्या है? तैरने लगेगा। ये है आपका शनि, जल में तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या है आपका? जल से भी कम है। अब आ जाते हैं अरुण, अगला ग्रह देख लेते हैं, यूरेनस जिसको बोलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। जैसा शुक्र करता है वैसे ही अरुण करता है, पूर्व से पश्चिम। बाकी सब क्या? पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। इसका झुकाव अधिक होने के कारण इसको क्या? लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं, या ऑर्डर बोल देंगे, घनत्व में ऑर्डर लगाओ, सबसे बड़े में ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये इसका रोल यहाँ पे आ जाता है। अगला देख लेते हैं वरुण। वरुण क्या है आपका? सबसे दूर वाला है, क्योंकि प्लूटो बाहर हो गया, नहीं तो प्लूटो था पहले। हरे रंग का ग्रह है, इसको हरे रंग का ग्रह बोला जाता है। इसके चारों ओर ना शीतल मीथेन, ठंडी जो मीथेन होती है उसके बादल पाए जाते हैं। तो अगर बोला जाए ना मीथेन के बादल किस ग्रह पे पाए जाते हैं, तो वो क्या है आपका? वरुण। अब कुछ तथ्य और देख लेते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन ग्रहों को आप नग्न आंखों से देख सकते हो, बाकियों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो। दूरबीन की जरूरत पड़ेगी बाकियों को देखना है। अब घटता हुआ क्रम देख लेते हैं, आकार के अनुसार इनका घटता हुआ क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ठीक है। तो सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद के 4 ग्रह आ जाते हैं। फिर आपका पृथ्वी के बाद नंबर लगता है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार है। द्रव्यमान के अनुसार देख लेते हैं इनका बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पे बढ़ता है, वहां पे घटता था, यहाँ पे बढ़ता है। तो बुध जो है सबसे छोटा है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर शनि है, फिर बृहस्पति है। सर्वाधिक परिक्रमण वेग मैंने बताया, परिक्रमण वेग बुध का है, परिभ्रमण वेग किसका? बृहस्पति का। फिर एक टर्म आता है कुइपर बेल्ट। किसे बोला जाता है कुइपर बेल्ट? नासा ने न्यू होराइजन मिशन भेजा था एक, ठीक है, वो कुइपर बेल्ट के लिए ही था। तो वरुण ग्रह की कक्षा से परे लास्ट में है प्लूटो है। प्लूटो तो हट गया, वरुण जो ग्रह है लास्ट, उसकी कक्षा से परे क्या? छोटे छोटे से क्षुद्र ग्रह, असंख्य लाखों क्षुद्र ग्रह हैं। ये ग्रह नहीं है, इसको क्षुद्र ग्रह भी नहीं बोल सकते, छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है। तो वरुण ग्रह की कक्षा से परे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले बर्फीले छोटे निकायों से निर्मित वलय है। ये पूरा एक चक्र वलय बना पड़ा है, ठीक है, ऐसे करके। और इसी को क्या बोला जाता है? कुइपर बेल्ट। अब इसका अध्ययन क्यों करते हैं कुइपर बेल्ट का? क्योंकि ये इनका जो पदार्थ होता है उसी पदार्थ से बने हैं जिसका सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब बने हैं। तो इनका अध्ययन करने से हमें इनका भी पता चल जाएगा कि इसकी संरचना कैसी है सूर्य, ठीक। बिलेजार्स एक टर्म आता है, बिलेजार्स क्या है? तो बिलेजार्स एक आकाशगंगा है जिसमें एक अति उज्जवल केंद्रीय नाविक होता है, एक केंद्रीय नाविक होता है जो बहुत ही ज्वलंत होता है। तो बिलेजार्स पे आपके क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने इस टर्म को डाल दिया।
कभी कभी ये गामा किरणों का भी उत्सर्जन करती है, जो ब्लेजर्स आकाशगंगा है। वैसे एक्सरे कौन है, कोरोना से, सूर्य कोरोना जो होती है वो एक्स से उत्सर्जित करती है, और गामा रे के बारे में पूछे तो ब्लेजर्स करती है, बस इतना ध्यान रखो। आगे आते हैं, एक होता है वेम्पायर स्टार। वेम्पायर का नाम समझ रहे हो, जो खाने वाला है ना। तो वेम्पायर अपने आप में राक्षस टाइप का है, स्टार है तो ये क्या होता है, एक छोटा तारा क्या करता है, जब एक छोटा तारा इतना पावरफुल होता है, ये है और ये बड़ा तारा है, तो बड़े तारे से द्रव्यमान भी खींच लेता है, मास भी खींचता है, तो ये क्या होता है, वो ऊर्जा भी खींचता है। तो जब छोटा तारा अपने बड़े तारे से द्रव्यमान और ऊर्जा खींचता है तो इसे क्या बोला जाता है, वेम्पायर स्टार। अगले टर्म्स आते हैं डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा। डार्क एनर्जी क्या है और डार्क मैटर, डार्क पदार्थ क्या है। अभी ब्लैक होल तो जान गए, लेकिन डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा समझो। डार्क मैटर ना तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है और ना ही परावर्तन, ना तो इससे प्रकाश निकलता है, और अगर इस पर कोई प्रकाश चला गया तो उसका परावर्तन भी नहीं करता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ब्लैक होल नहीं होता। ठीक है, इसकी कुछ ऐसी वो हैं विशेषताएं जो ब्लैक होल से मेल खाती हैं, बट पूर्ण रूप से ब्लैक होल नहीं होता। ब्लैक होल इसके एक छोटे से पार्ट हैं। ठीक है, दूसरा है डार्क ऊर्जा। वह है काल्पनिक बल जिसका दबाव ऋणात्मक है। पहली ऐसी ऊर्जा आप देख रहे हो ना, जिसका दबाव क्या है, नेगेटिव है। नहीं तो ऊर्जा क्या होती है, पॉजिटिव दबाव डालती है किसी चीज को आगे बढ़ने चलने इन सब के लिए। लेकिन जो डार्क ऊर्जा होती है, इसका दबाव ऋणात्मक है। अब आते हैं पूरे ब्रह्मांड पे कि इनका कितना पार्ट है पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 23% जितने पूरे ब्रह्मांड के पदार्थ हैं वो डार्क मैटर हैं, 73% डार्क ऊर्जा है। सिर्फ 4% ऐसे पिंड हैं जो केवल दिखाई देते हैं, जो तारे वगैरह हैं, ये सब चीजें, बाकी ये बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना ब्रह्मांड में इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो। एक टाइम और आता है एक्सो प्लेनेट। इसको क्या बोलते हैं, एक प्लेनेट हमारे पास है अपने, ठीक है। एक्सो प्लेनेट क्या होते हैं, ऐसे ग्रह जो सूर्य के अतिरिक्त किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो हमारे वाले प्लेनेट क्या है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं सौरमंडल में, लेकिन जो सूर्य के अतिरिक्त अन्य तारे की परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या हो गए, एक्सोप्लैनेट। अब कुछ वेधशालाएं लगी हुई हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये वेधशालाएं क्या है, खगोलीय तारे ग्रहों की खोज, ये वो इनकी विशेषताएं जानना, नई खोजें करना, ये सब काम होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले ये होती है क्या, ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप। ये कहाँ पे है, तिब्बत में है, चीन के द्वारा बनाई गई है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वेधशाला है। एक प्रकार की सबसे बड़ा और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, ये टेलीस्कोप है। दूसरा है सोफिया। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस में ही पूछा गया था कि सोफिया क्या है। तो सोफिया एक तो अभी रोबोट थी, लेकिन इसका उससे लेना देना नहीं था, है ना। तो सोफिया क्या है, एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी, एक वायुयान है जिसके अंदर राडार वगैरह सारी चीजें लगी हैं, दूरबीन वगैरह, और इसको क्या है, आकाश में अंतरिक्ष में इसको छोड़ रखा है। तो एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है जो रिसर्च वगैरह खोजें करती है। किस किस का है, यूएसए प्लस जापान का संयुक्त मिशन। फिर एक 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। 500 मीटर की इसकी क्या है, रेडियस है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है ये, किसने, चीन ने लगाया। ग्राउंड बेस्ड, ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप की बात करो तो अभी अभी इन्होंने क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप किसने, अमेरिका ने स्थापित किया। इसके पहले हब्बल टेलीस्कोप था। हब्बल टेलीस्कोप की जैसे ही सेवाएं समाप्त हुई तो ये नया लेके आ गए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। और कहाँ स्थापित है, L2 पे, लैग्रांजी बिंदु 2 पे स्थापित है, ये ध्यान रखना। और जितनी भी नई पिक्चरें ले रहा है सूर्य की, ब्लैक होल की, जो भी नई खोजें हो रही, अधिकतर खोजों में आप देखोगे जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम आएगा। किस किस का है, नासा का है, और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और कनाडा की एजेंसी, इसने भी इसमें सहायता की है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब आ जाते हैं उपग्रहों पे। ग्रह के बारे में जान लिए तो थोड़ा उपग्रहों के बारे में भी जानिए। पहला उपग्रह जो मैन हमें जानना है वो चंद्रमा का ही जानना है, बाकी तो सबका बड़ा छोटा जानना है वो आप जान ही गए हो। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4 है। परिक्रमण तथा परिभ्रमण अवधि कितनी, 27.32 दिन है इसकी। तो दोनों अवधि बराबर है, इसलिए चंद्रमा का हमेशा ना हमें एक ही भाग दिखाई देता है, चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसकी परिक्रमण और परिभ्रमण की जो अवधि है ना, एक जैसी है। ठीक है, सेम टाइम लगता है दोनों में। पृथ्वी, जब ये पृथ्वी के सबसे निकट होता है, एक स्थिति आती है ना,
तो ये पृथ्वी है मान लो, और चंद्रमा यहाँ से परिक्रमा लगा रहा है, तो ये वाली पाथ पे अगर ऐसे जाओ तो सबसे निकट कब होगा, जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक, तो जब ये पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो क्या होता है, ये पेरिजी कहलाता है, अंग्रेजी में है ये पेरिजी। क्योंकि उपसौर और अपसौर में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों एक जैसे लगते हैं। ठीक है, और जब ये चंद्रमा से सबसे ज़्यादा दूर होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, एपोजी। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, बौने ग्रह देख लेते हैं, बौने ग्रह किसे बोलते हैं। तो बौने ग्रह की परिभाषा में इस टाइम दो ग्रह डाल रखे हैं, एक यम और दूसरा सिरीस। ठीक है, बस इतना ही जानना है, बाकी इनके बारे में कुछ नहीं जानना है कि बौने ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ग्रह निर्माणकारी तत्वों के अवशेष हैं। तो जो मैंने बोला बिग बैंग की घटना हुई थी, तो उसमें बहुत सारे असंख्य परमाणु बने थे, असंख्य ग्रह तारे ये सब बने थे। तो कुछ बहुत छोटे छोटे कण हैं धूल के ये, लेकिन जब इन्हीं से ही बने हैं, इन्हीं से ही टूट के बने हैं, तो जिसका निर्माण इनसे हुआ है उन्हीं का ही इन क्षुद्र ग्रह से भी हुआ है। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रह निर्माणकारी तत्वों के क्या है, भाग हैं, अवशेष हैं। कहाँ रहते हैं ये, मंगल और बृहस्पति के बीच में आप देखोगे एक पट्टी सी है, उसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये क्या है, कभी कभी अपना मार्ग भटक के पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में इतना ज़्यादा घर्षण होता है कि कोई भी चीज़ पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। घर्षण के कारण ये जल जाती है, जल के राख हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये इतना बड़ा होता है कि जलने के बावजूद भी इसका कुछ भाग पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, वही उल्का पिंड कहलाता है। तो मंगल तथा बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पेटी में पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखो। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है आपका, सिरीस है। अब अगला टाइम आता है धूमकेतु या पुच्छल तारा, किसे बोलते हैं, सौर मंडल के छोर पर अत्यंत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। सौर मंडल का जो छोर है, इन्हें क्या बोलते हैं, धूमकेतु कहते हैं। यह गैस तथा धूल का संग्रह है, जो लंबी चमकदार पूंछ वाले गोले की तरह दिखाई देता है। मैं बताता हूँ, क्या है ना, सूर्य है, तो यहाँ छोटे छोटे पिंड हैं, गैस और धूल है इनमें। ये सूर्य की परिक्रमा ये भी लगा रहा है, तो जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं, क्योंकि परिक्रमा का जो पथ होता है ना, हो सकता है ऐसा पथ हो सकता है एकदम पास से लेके ऐसी कक्षा में परिक्रमा कर, तो नजदीक कभी कभार बहुत नजदीक होते हैं, कभी कभी बहुत दूरी। तो जब इस पाथ में परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो जैसे इनके पास आते हैं, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं इनकी चीजों को चमकदार बना देती हैं, गैसों को एकदम चमकदार बना देंगी, तो ये हमें दिखेंगे कैसे, ऐसे गोले, जलते हुए गोले की तरह दिखाई देंगे, और पूंछ भी इनकी दिखाई देगी जो भी चमक रही होती है। इस तरह हमेशा सूर्य से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो चमकदार पूंछ वाले गोले की तरह दिखाई देते हैं। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से क्या है, दूर जाती हुई दिखाई देती है। बस इतना ही जानना है। जब ये धूमकेतु पृथ्वी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण के कारण जल जाते हैं, जिसे क्या उल्का कहते हैं। धूमकेतु की बात कर रहे हैं, धूमकेतु ये छोटे छोटे पिंड है उनकी बात हो रही है। जो उल्का पूरी तरह नहीं जलते तथा पृथ्वी की सतह तक आ जाते हैं, उन्हें क्या उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड के टकराव से ही जो लोनार झील है ना, वो बनी थी। इसको पहले बोलते थे क्रेटर झील। क्रेटर क्या होता है, जब आप ज्वालामुखी पढ़ोगे तो आपको बताएंगे, ज्वालामुखी उसका मुंह है, जब मुंह काफी समय से बड़ा हो जाएगा तो एक झील बन जाती है। ठीक है, वो बोलते हैं क्रेटर। लेकिन क्रेटर झील ना होगी, ये क्या उल्का पिंड के टकराने से बनी हुई झील है, लोनार झील। ये अब प्रूफ भी हो गया। यहाँ पे आपका ब्रह्मांड और पूरा सौरमंडल, पृथ्वी, तारे, ग्रह उपग्रह, पुच्छल तारे, हर एक चीज बहुत बेस्ट तरीके से खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे सारी चीजें। पृथ्वी क्या है, आंतरिक संरचना, कौन कौन सी चट्टानें हैं, क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह ये है, कितने टाइप की चट्टानें हैं, किस चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, बहुत डिटेल में पृथ्वी देखेंगे। फिर पृथ्वी की गतियां देखेंगे, और ऐसे चल के हम आगे बढ़ते चलेंगे। और जो भी टॉपिक आपको बताए थे सिलेबस में, 1 बाय 1 करके हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और इसी तरीके से बहुत डिटेल में फिनिश करेंगे। आपका काम क्या है, आप इस चीज़ का देखो, अभी टाइम है, अभी आपका एग्जाम नहीं आ रहा है, जब तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, आप तब तक खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी, बट जो आपके लिए बोल रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद के हैंड रिटन नोट तब तक बनाओ जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आ रही। तब तक इतना टाइम है, आप बनाओगे तो उसमें क्या होगा, याद जल्दी होगा, समझ में भी आएगा, और जो आज आप पढ़ रहे हो कल उसका रिवीजन करो। नेक्स्ट 2 मंथ आप मेहनत कर लीजिए, आपके लिए जो चीज़ें दी जा रही हैं वो आपको एहसास नहीं है। जब आप पढ़ के बैठोगे ना, फिर आपको एहसास होगा कि जो लोग यूपीपीसीएस का मेंस दे के बैठे ना, आपके पास शायद उनसे बहुत ज़्यादा बेटर नॉलेज हो एक ही जगह है।
कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लग रहा है टाइम कम है, जॉब वाले हैं, वो क्या है प्रिंट निकलवा के भी पढ़ सकते हैं। बराबर बस पढ़ते रहिए। बैचेज की जानकारी आपको होगी कि 3 बैच चल रहे हैं, आर का, जूनियर असिस्टेंट का, और बीडीओ की जो नई वैकेंसी आई बीपीओ वाली को। 299 फीस है, किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कंबाइंड बैच ज्वाइन कर सकते हो तो उसमें हम सारा कंटेंट दे देंगे तीनों बैचेज का, उसकी 499 फीस है। इसके बारे में जब जानकारी चाहिए बैच के बारे में तो आप क्या GS रिवॉल्यूशन करके सर्च कर सकते हो। कहाँ कहाँ, प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ऐप मिल जाएगा, टेलीग्राम पर सर्च करोगे ग्रुप मिल जाएगा, और इस जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में या इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप आपस में करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।